स्वागत है आप सभी का एसएस एग्जाम जी गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में सिलेबस समझाया था, तो उसी सिलेबस के अंतर्गत जो इतिहास विषय में हमारा जो आज का पहला लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आज जो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद अपने देश यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम, मर मिटने की भावना और प्रेम मर मिटने की भावना, ये सभी क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति अपने देश से कितना प्रेम करता है, उसको कितना मर मिटने के लिए उसको तैयार होता है, यानी कि उसके अंदर जो भावनाएं देश को लेकर होती हैं, वो सब क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार। यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार यानी कि यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद को लेकर जो विचार उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। और यहाँ पर राष्ट्रवाद किस तरह से उत्पन्न होता है, यानी राष्ट्रवाद जो किस तरह से यहाँ पर पनपता है, उसके बारे में कौन कौन से विचार जो आते हैं व्यक्तियों के मन में, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांस से शुरू होती है। यूरोप महाद्वीप में एक देश पड़ता है फ्रांस, तो वहां से जो हमारी पहली क्रांति होती है, और वो कब होती है? 1789 ईस्वी में होती है। यहाँ बोर्ड परीक्षा में एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो वो कब हुई? हमारी 1789 ईस्वी में हुई। और कहां पर हुई? फ्रांस में। तो ये विश्व की सबसे पहले क्रांति थी। कौन सी क्रांति? फ्रांस की क्रांति। तो पूरे विश्व में सबसे पहले जो क्रांति कहां पर होती है? फ्रांस देश के अंदर होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो एक एक नंबर के आते हैं। क्रांति के समय लोगों में जागृति उत्पन्न हुई, यानी कि यूरोप महाद्वीप में जो फ्रांस देश है, वहां पर क्या होता है कि लोगों के अंदर किस तरह से अवेयरनेस आती है, लोग एकजुट होते हैं, उनके अंदर जागृति उत्पन्न होती है। ये सारी चीजें यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान बनाने की कोशिश की गई, यानी कि लोग एक दूसरे से जाकर मिले, एक दूसरे को प्रभावित किया, और इस तरह से लोगों ने आपस में मिलकर एक सामूहिक पहचान बनाई कि हमारा देश भी क्या होना चाहिए, उसमें लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, किसी प्रकार की जो वर्गों को लेकर समस्याएं वो समाप्त होनी चाहिए। तो सब लोगों ने एक दूसरे से मिलना शुरू किया, वर्ग बनाए, समुदाय बनाए, और इस तरह से एक सामूहिक पहचान बनानी शुरू कर दी। तो जैसे नागरिकता, पितृभूमि, तिरंगा, जो हमारा तिरंगा झंडा होता है, यानी कि फ्रांस के लोगों ने बोला कि जैसे कि अन्य देशों में नागरिकता होती है, सिटीजनशिप होती है, हमारे लिए भी उसी तरह से सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो नागरिकता पर जोर दिया गया। दूसरा, पितृभूमि, यानी कि हमारी जो पितृभूमि है, हमारे जो पूर्वजों की भूमि है, वो हमारी होनी चाहिए, हमारा उस पर अधिकार होना चाहिए, इस पर जोर दिया। हमारे देश का एक तिरंगा झंडा होना चाहिए, यानी जिस तरह से सभी देशों का तिरंगा झंडा है, तो हमारे देश की भी एक ध्वज होना चाहिए, तिरंगा झंडा होना चाहिए। शहीदों के गुणगान होनी चाहिए, यानी कि हमारे देश के अंदर जो महापुरुष हैं, हम उनके गुणगान करें, उनके बारे में बताएं, जिससे कि राष्ट्रीय भावना हमारे देश में उत्पन्न हो और समस्याओं को हम दूर कर सकें। नेक्स्ट जो देखते हैं हम कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। तो फ्रांस का उस समय शासक कौन था? लुई 16वां, जो बहुत ही निरंकुशवादी शासक था। फ्रांस में जो जनता का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, नए नए कर वर्गों पे लगा रखे थे, तो इसी तरह से फ्रांस की जनता क्या थी, अपने राजा को लेकर बहुत ही परेशान थी, क्योंकि वो उनका शोषण करता था। तो उसका क्या नाम था? लुई 16वां। यानी कि लुई 16वां जो है फ्रांस का उस समय शासक है। तो इस तरह से वंशावलियां चली हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 16वां, 16वें नंबर का शासक था। उससे पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से करते हुए 16वां शासक लुई रहा। तो इसके समय में फ्रांस में क्रांति होती है। तो बोर्ड परीक्षा में हमारा यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव कि फ्रांस में जो फ्रांस की क्रांति हुई, इस समय शासक कौन था? तो वो कौन था? लुई 16वां। अगर बात करें तो इसके समय में फ्रांस की क्रांति हुई है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति किसके समय में हुई? तो लुई 16वें के समय हुई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लुई 16वें के समय जो फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, यानी कि किस तरह से वो अपनी शासन व्यवस्था को चलाया हुआ था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, यानी कि 3 स्टेटों में बांटकर फ्रांस के समाज को चलाया जा रहा था। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रथम स्टेट, इसमें क्या था? पोप का शासन था, यानी इसमें पादरी वर्ग था। पादरी वर्ग एक धर्म पर आधारित होता था, चर्च के अंदर रहता था, जैसा ये बोलता था, तो धर्म पर आधारित आधारित लोग इसका कहना मानते थे और अंधविश्वास को अपनाए हुए थे। तो इस तरह से फ्रांस में राजा भी जो पादरी वर्ग के अंतर्गत
उनकी बातें मानता था और अपनी जनता का शोषण करता था। बात करें हम द्वितीय स्टेट की, तो यहाँ पर क्या था, इसमें कुलीन वर्ग के लोग आते थे, यानी कि राजा के जो परिवार के लोग होते थे, राजा के बाद वही राजा बनेंगे, उन्हीं को मंत्रियों का पद दिया जाएगा, यानी कि महत्वपूर्ण अधिकारी को जो पद होते थे वो उसी के परिवार में से लोगों को दिए जाते थे। आम जनता को इसमें कोई मौका नहीं मिलता था और वो लोगों का शोषण करते थे। बात करें हम तृतीय स्टेट की, तो इसमें साधारण वर्ग आता था, यानी कि साधारण जनता इसमें बिलोंग करती थी। तो उसको भी काफी परेशानियां जब इन दोनों वर्गों से देखने को मिली, तो इस तरह से उनमें एक भावना राष्ट्र प्रेम के प्रति उत्पन्न हुई और क्रांति उन्होंने की। तो इसमें इस तरह से प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग में इसको बांटा गया। बात करें हम पहले दो वर्गों के पास विशेष अधिकार थे, यानी कि हमारे जो पहले प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग, इसके पास विशेष अधिकार है, जबकि जो तीसरा वर्ग हमारा साधारण वर्ग आता है, इसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं था। बात करें फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, वो था आर्थिक संकट को लेकर। यानी कि फ्रांस में क्या था कि फ्रांस के लोग जो तरह तरह के श्रमिकों को अपनाए हुए थे, अनेक वर्गों में बटे हुए थे, साधारण वर्ग, तो उनसे फ्रांस का राजा क्या करता था, कर लेता था और उनकी कमाई का काफी हिस्सा कर में चला जाता था, जिससे उनका आर्थिक संकट उनके सामने खड़ा हो जाता था। तो फ्रांसीसी क्रांति का अगर देखें तो तात्कालिक कारण क्या था, वो था आर्थिक संकट को लेकर, आर्थिक संकट। बात करें धीरे धीरे वहां के लोगों ने बगावत करनी शुरू कर दी, वहां की जो सेनाएं थी अन्य देशों में प्रवेश करना शुरू कर दिया और इस तरह से क्रांति उत्पन्न होती चली गई। एक बड़े स्तर पर क्रांति ने रूप ले लिया और लोगों के अंदर इस क्रांति को लेकर जागरूकता का विस्तार हुआ। इस क्रांति में कुछ दार्शनिकों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जैसे वॉल्टेयर है, रूसो है, मेत्सनी है। तो इनमें से ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा दार्शनिक हुए हैं रूसो। तो रूसो ने क्या करा कि जनता को आदर्श का पाठ पढ़ाया कि हमें किस तरह से अपना निर्वाह करना चाहिए, किस तरह से हमें शोषण से बचना चाहिए। तो इसी तरह से लोग रूसो के विचारों से प्रभावित हुए और उसी से प्रभावित होकर उन्होंने फ्रांस के अंदर क्रांति की। तो क्रांति के राष्ट्रीय आदर्श क्या कौन कौन से, ये देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना लोगों के अंदर आई। यानी लोग क्या चाहते हैं कि हम स्वतंत्र हो, सभी को समान रूप से देखा जाए, यानी कि समानता का भाव उत्पन्न हो और विश्व बंधुत्व की भावना बने। इन्हीं आदर्शों को अपनाकर हम फ्रांस में लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। तो रूसो के विचारों से फ्रांस में जो काफी प्रभाव पड़ा है और लोगों ने रूसो से काफी प्रभावित हुए और देश में क्रांति की और स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना वो लाए। अगर बात करें हम यहाँ फ्रांस में एक नेपोलियन बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी रूसो, इन्होंने कहा कि यदि रूसो ना होता तो फ्रांस में क्रांति ही ना होती। यानी इन्होंने रूसो को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है और बताया कि रूसो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और उनके विचारों से प्रभावित होकर ही हमने फ्रांस में क्रांति की है। तो नेपोलियन ने कहा कि रूसो ना होता तो फ्रांस में क्रांति ना होती। नेपोलियन बोनापार्ट ये जो 1804 में एक नागरिक संहिता लिखते हैं। नागरिक संहिता का मतलब होता है कि नागरिकों के लिए कानून, यानी कि जैसे आप आज के समय में देखते हैं, वर्तमान समय में, कि हमारा जो संविधान बना हुआ है, संविधान के अंदर कानूनों का निर्माण है, यानी कि हमारे देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलनी है, यानी नागरिकों को अपने जीवन निर्वाह कैसे करना, उनको कौन कौन से विशेष अधिकार प्राप्त है। तो रूसो ने कहा, वो सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि एक नागरिक संहिता नागरिकों के लिए होनी चाहिए, जिसका निर्माण 1804 में हुआ। तो यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में एक नंबर में क्वेश्चन बनता है कि नागरिक संहिता का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा हुआ। कब हुआ, 1804 में हुआ। और नागरिक संहिता क्या होती है, जैसे कि मैंने आपने बताया कि फ्रांस के अंदर नागरिकों को कानून चलाने के लिए एक व्यवस्था, एक सिस्टम बनाया जाए, उसको हम नागरिक संहिता कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि नागरिकों के लिए कानून का निर्माण करवाया गया। जो संहिता नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध हुई है, तो हम इसको नेपोलियन के नाम से ही जानते हैं, यानी कि नेपोलियन ने क्या करा कि नागरिक संहिता का निर्माण किया और इसी के नाम से इसको जाना जाता है। तो नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता इसको नाम दिया गया। बात करें, इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार दिए गए, यानी कि आप देखते हैं कि प्रत्येक देश भी क्या होता है कि जन्म जिस देश में हमारा होता है उसी की नागरिकता हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ भी फ्रांस में नेपोलियन के द्वारा कहा गया कि जिसका भी बच्चे का जन्म, जिस भी व्यक्ति का जन्म जिस देश में होता है उसकी नागरिकता उसको दी जाए। यानी फ्रांस में इस तरह के अधिकार नहीं थे, तो उन्होंने क्या कहा कि एक संहिता तैयार कराई और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यानी नागरिक जिस देश में जन्म हुआ है उसकी नागरिकता वही होगी, सिटीजनशिप वही होगी। तो जन्म पर आधारित जो हमारी नागरिक संहिता होनी चाहिए, हमें विशेष अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जैसे कि हम अपने देश में रहते हैं, हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इसी तरह से फ्रांस के अंदर भी विशेष अधिकारों को लेकर बात की गई। बात करें हम तो इसमें क्या है, देखिएगा, कानून के सामने बराबरी हो,
यानी कानून के समक्ष चाहे उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, निम्न वर्ग का या मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, सभी के लिए क्या होना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए। यानी कानून के समक्ष सभी क्या है, बराबर है। बात करें हम संपत्ति के अधिकार को लेकर, तो बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की एक संपत्ति होती है और उसकी सुरक्षा करने का उसको अधिकार होता है, और उसको वो अधिकार, विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा भी, उसका सरकार के द्वारा भी उसको अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का सुरक्षित रखने का अधिकार भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ये बात हुई। एक पॉइंट हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं उदारवाद को लेकर, कि उदारवाद क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा, जो शब्दावलियां लेसन के अंदर आती है, तो उसमें से प्रथम जो हमारी शब्दावली हम देखते हैं उदारवाद। उदारवाद क्या होता है, तो ये उदारवाद को हम अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं। लिबरलिज्म कहते हैं। ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। यानी कि एक लैटिन भाषा होती है, वहां पर एक लिबरलिज्म शब्द है, ये लिया गया, और इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं। यानी कि इसका जो मूल शब्द है वो लीवर पर आधारित है। यानी कि लीवर से ही, लीवरशिप जो है लीवर शब्द से बना, लैटिन भाषा के। इसका अर्थ क्या हिंदी में होता है, स्वतंत्रता, यानी आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से जो फ्रांस के अंदर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग बने हुए थे, तो मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद की भावना लाई गई। यानी कि उदारवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्रत्येक देश के लिए। जिस देश में उदारवाद नहीं होता तो वहाँ निरकुशवादिता देखने को मिलती है। तो इसलिए फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट को होना चाहिए और उदारवाद की भावना अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखने की व्यक्ति के लिए आजादी, यानी कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और कानून के समक्ष समानता भी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। धन्यवाद।